फिर यही बात है कि जब हम मिजाज की शनाख्त पे जाएं, है ना, तो यही दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, हरारत और रतूबत। और हरारत में भी हरारत का लेवल, ठीक है, हरारत का लेवल जो है वो सही से हमें नोट करना है, और उसका लेवल जो हम नोट कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो है अफाल, अफाल के जरिए से। तो शनाख्त मिजाज के ताल्लुक से हमने पढ़ा है किताबों में कि बहुत सारे अतिब्बा ने, जैसे अजनास अशरा का हम हमेशा जिक्र करते हैं कि शेख ने अल कानून में 10 ऐसी अलामात बयान कर दी, राजी ने, मजूसी ने, और दूसरे और अतिब्बा ने चार चार पाँच पाँच, और उसके अलावा इब्ने रुश्द ने 3 अलामात बयान किए हैं। तो अलग अलग लोगों ने बयान किए हैं, लेकिन हर एक ने जहां इन अलामात को बयान किया है वहीं अपनी किताब में आगे पीछे एक बात और भी लिखी है कि अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मौजूद अलग अलग इंसानों का मिजाज मालूम करें, तो फिर इन अलामात से हमें मदद नहीं मिलेगी। तब हमें क्या है, फिर अफ़ाल देखना होगा, है ना, बदन के अफ़ाल। मान लीजिए कि अगर जिगर के हमें मिजाज को मालूम करना है, तो जिगर के अफ़ाल को देखना होगा कि जिगर का अफ़ाल है क्या। क्योंकि कोई भी हालत हो, हालत सेहत हो या हालत मर्ज, उनकी जो बुनियाद है वो अफ़ाल पे है। सेहत की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है, कि सेहत बदन की एक ऐसी हालत है जिसमें बदन के अफ़ाल तबई तौर पे सादिर होते हैं। मर्ज बदन की ऐसी हालत है जिसमें बदन के अफ़ाल तबई तौर पे अंजाम नहीं पाते, सादिर नहीं हो पाते। अब इन अफ़ाल में जो खराबी आती है उसकी सिर्फ 3 चीजें हैं, 3 टाइप्स हो सकती हैं। अफ़ाल की खराबी जो होगी वो या तो तशवीश अफ़ाल होगा, यानी कि जो एक रिदम है किसी भी फेल का वो आगे पीछे हो जाएगा, उमूमन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। या फिर नुकसान अफ़ाल होगा। नुकसान अफ़ाल का क्या मतलब है कि घट जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जैसे कि हार्ट रेट उमूमन 60 to 100 होता है। अब अगर किसी का नॉर्मल हार्ट रेट 75 to 80 रहता है आम हालत में, और अगर उसका 65 हो जाए तो ये है नॉर्मल के अंदर, लेकिन उसके जो जाती उसका जो मिजाज है उसके लिहाज से नुकसान अफ़ाल, है ना, नुकसान हो गया, उसमें कमी आ गई। इसी तरीके से तीसरी जो किस्म है वो है बुतलान अफ़ाल, यानी कि अफ़ाल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इन तीनों ही हालतों को, अब वहां पर देखिए अतिब्बा ने ये बात कही, अब यहाँ भी अतिब्बा का वही है, सेम जो उन्होंने ऊपर कह दिया वही, कि हरारत और रतूबत। फिर उसमें से भी सबसे खास जो है वो हरारत है। तो यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि तशवीश अफ़ाल जो है वो ज्यादातर अब हरारत की वजह से होता है। नुकसान अफ़ाल जो है वो हरारत की कमी की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि बरूदत की वजह से। और बुतलान तो बहुत ज्यादा हरारत या फिर बरूदत, दोनों ही किसी भी हालत में हो सकता है। नुकसान अगर हरारत की वजह से हो रहा है तो उसमें फिर ये है कि हरारत इतनी ज़्यादा है कि वो हरारत गरीजिया या हरारत मिजाजिया के जो लेवल है वहाँ से निकल के हरारत गरीबा के लेवल में चली गई है, और उसकी वजह से फिर जो कुवा है ना, जो जैसे किसी उजू की अफाल की बात हो रही है, तो उस उजू के जो कुवा है उसमें हरारत की ज्यादती से जोफ आएगा, और फिर उस जोफ की वजह से अफाल में कमी आएगी। वरना डायरेक्ट हरारत से अफाल में इजाफा ही होता है। अफाल में नुकसान डायरेक्ट बरूदत की वजह से होता है या हरारत की कमी की वजह से, है ना। तो ये चीज यहाँ पर के शनाख्त मिजाज को करते वक्त जो एक मेन चीज है वो ये है कि चारों कैफियत जो हैं उनके चक्कर में ना पड़ा जाए, कि हाँ हरारत है या बरूदत है या रतूबत है या वसूअत है, बल्कि शुरू में हरारत और रतूबत को आप जहन में रखें। और जहन में रखने के बाद भी, इन दोनों के बाद भी सिर्फ हरारत पे, क्योंकि हरारत एक्टिव जो है वो कैफियत है या क्वालिटी है, और डायरेक्ट जो है वो असरअंदाज होती है अफ़ाल पे, कि अगर हरारत कम हो गई तो अफ़ाल भी कम हो जाएंगे, और हरारत थोड़ी बढ़ गई तो अफ़ाल भी बढ़ जाएंगे। तो सुए मिजाज हाल उमूमन जो होता है उसमें अफ़ाल की जो है वो ज्यादती नज़र आती है, और सुए मिजाज बारिद जो होता है उसमें अफ़ाल में नुकसान नज़र आता है। तो डायरेक्ट आप किसी भी, अब कोई भी मरीज आपके पास आया तो वो जाहिर सी बात है किसी एक सिस्टम का जो है वो लेके आया होगा मर्ज। अब मान लीजिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई मर्ज है, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम के मर्ज को आप अलामात के जरिए से
ये पहचानेंगे कि ये मर्ज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है और उसमें ये अलामात मिल रही हैं, है ना। जैसे कि अब मान लीजिए जोफे हजम के कोई मरीज आ गया, अब जोफे हजम का क्या है कि भूख कितनी है, और उसके बाद प्यास कितनी है, और खाना खाने के बाद की कंडीशन क्या है। यानी कुव्वत गाजिया को जो जो एक क्वालिटी है, कैफियत है कुव्वत गाजिया की, उसको अगर हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करें तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या किन किन रिलेशन में कुव्वत गाजिया को हम समझ सकते हैं, उसके लिहाज से हम कोई परफॉर्मा बनाए, है ना। जैसा कि अभी मलिक साहब के अंडर में एक स्टडी हुई थी, हम भी उसमें कोवैट थे, तो उसमें जो है हमने ये एक प्रोफार्मा बनाया था 16 क्वेश्चंस का। तो उसमें हमने ये कोशिश की थी कि कुव्वत गाजिया की जो तीनों एक लेवल्स हो सकते हैं उन्हें समझा जाए, कि कब ये हाइपर एक्टिव है, हो सकती है किन हालात में, किन अलामात में, कब ये हाइपो एक्टिव है, यानी कि जो नुकसान अफाल हो रहा है, और कब ये नॉर्मल है। तो ये तीनों चीजें उसमें देखने की कोशिश सवालों के जरिए, जैसे कि किसी से आपने पूछा कि भूख कैसी लगती है, तो उसने कहा कि साहब भूख बहुत तेज लगती है, बहुत अच्छी भूख है। आजमा कहता है बहुत अच्छा है, तो आप कह सकते हैं कि कुव्वत गाजिया अच्छा काम कर रही है। अब अगर कोई कहे कि नहीं भूख नहीं लगती, खाने का तो साहब दिल ही नहीं चाहता, और खा भी लो तो ऐसा लगता है कई घंटे तक भारीपन रहता है और मतली सी होती है, तो जाहिर सी बात है सिंपल एकदम के कुव्वत गाजिया ज़ईफ है और कुव्वत गाजिया काम नहीं कर रही सही से। अब फिर बाद में उसके इन ये चीज तय करने के बाद फिर ये देखा जाएगा अफाल में कमी है या जाती है, इसको तय करने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि इसकी वजह क्या है ना। तो वजह उमूमन वही होगी सुए मिजाज मादी वाली, और जब सुए मिजाज मादी वाली होगी, और इब्न रुश्द ने साफ लिखा है अपनी किताब में कि मादे से मुराद अखलाक अरबा, यही चारों अखलाक जो हैं वही मादा हैं। और ये मादा मर्ज कब है, जब ये अपनी कैफियत और कमियत में गैर तबई हो जाए। तो अब कोई भी मरीज हो उसमें खास तौर से यही चीज देखने को मिलती है। अब ये शनाख्त के लिए वैसे तो जैसे हम देखें कि जो बयान हुआ है तिब्बा ने, उसको ये एक प्रोफार्मा हमने अपनी किताब में, किताब है हमारी किताबुल मिजाज, अभी सबा साहिबा ने, वो शायद मेरे उसमें पुराना कुछ नाम नाम भी किताब का तय करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी जो पब्लिश हुई है 1 साल तकरीबन हुआ है इसको, किताबुल मिजाज, और उसमें ऑथर मैं हूँ, डॉक्टर मलिक साहब हैं, डॉक्टर मसरत बेगम, मोहम्मद कमालुद्दीन फारूकी साहबा हैं, और डॉक्टर फहीम, 4 लोग हैं हम उसमें। तो हमने ये उसमें एक जो हमारे अजनास अशरा का दिया हुआ है, तो उसको कोशिश की है कि किस तरीके से हम और आसान, आज के ज़माने में जो फिजिक्स की हमारे पास इजादात हैं उसकी मदद से कैसे आसान कर सकते हैं। तो ये उस किताब में दिया हुआ है। इस ये हमारा मतलब ऑथर्स का रिकमेंडेड खुद का बनाया हुआ है, जो कि अभी वैलिडेट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कि उस तरीके से है। बाकी उसमें और 2 3 4 प्रोफार्मा भी हैं, तो ये इसमें इस तरीके से बनाया गया कि जो टच है, जो मलमस जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं। फिर लहम व शहम जो है दूसरी उसमें, फ्लैश एंड फैट, तो उसको आज के ज़माने में हम कैसे देख सकते हैं। उसमें तो सीधा अतिबा ने जो चीज़ बताई है वो ये है कि नजरी मुआयना के आप लहम और शहम को खुद ही पहचाने। वो खैर मुश्किल भी नहीं होता है, हम लोग आराम से उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि फैट की जो होता है उसकी खास मकामात होते हैं, या तो एप्पल शेप बॉडी होगी या पियर शेप बॉडी होगी, है ना। एप्पल शेप जो होता है वो पता है हमें कि बैली पे होगी फैट, और पियर शेप में हिप्स पे होगी। तो अच्छा, दोनों की इम्पोर्टेंस है, दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये एप्पल शेप जो फैट डिपोजिशन है उसमें ज़्यादा होता है, पेयर शेप में बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ये आप उसको हम कैसे देख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से इन शॉर्ट आप लोग बदन के बाल जो है ना, बॉडी हेयर्स, उनमें क्या क्या है, अब हरारत और बरूदत और वही सबको हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बॉडी कलर है या बॉडी स्ट्रेचर है, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम इसको बना सकते हैं, या हमने कोशिश करी है इसमें और अच्छा कर सकते हैं इसको। अभी कुछ मशवरे आएंगे तो उसके बाद किताब लोगों तक पहुंची है, काफ़ी लोगों ने उसे मंगाया है, लेकिन उसके बाद जो है फिर इसमें और वो करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि जो एक ऐप बनाने की कोशिश है वो अभी तक कोशिश ही है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल सहारा चाहिए, और वो कोशिश कई बार की गई है कि कोई एक प्रोजेक्ट के तौर पे मिल जाए,
तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो तो हमने कर ही ली है, क्वेश्चन आयर बनाना। बाकी बस वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, तो वो तो कोई एक्सपर्ट ही करेगा। तो ये इस तरीके से ये एक पूरा काफी ज्यादा इसे फैला करके अजनासे अशरा को बनाने की कोशिश की। अब इसमें एक खास चीज ये है कि अजनासे अशरा जो हैं वो इस तरह से आप उन्हें बयान भी कर सकते हैं कि शेख से पहले जितने भी लोग थे उन सब ने जितनी जितनी अलामात बताई उन सबको अजनासे अशरा में शामिल कर लिया है। तो अजनासे अशरा से हम जब कोई भी पैरामीटर या कोई भी क्वेश्चनायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि राजी की छूट गई या रुश्द की छूट गई, वो सब आ जाती हैं। बल्कि कुछ ऐसी भी हैं जो शेख के अपनी ईजाद है, जैसे साइकिक रिएक्शंस, तो वो किसी ने बयान नहीं की हैं, सिर्फ शेख ने ही बयान की हैं, है ना। तो शनाख्त मिजाज एक बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। अ, वो भी रखना है, हिजाकत जिसे कहते हैं ना, कि तबीब की हिजाकत। तो यानी कि आपका अपना एक जो साइंस है, क्लिनिकल साइंस, वो बहुत जरूरी है। आप जरा सी चीज पे आप पहचान सकते हैं कि इस शख्स का तबई मिजाज या खलकी मिजाज क्या है, लेकिन वो जब मर्ज की हालत में आपके पास आया है तो वो दो मिजाज लेके आया है आपके पास, एक मिजाज नहीं है। एक उसका अपना खलकी मिजाज और एक वो जिसमें खराबी आई है, क्योंकि खराबी आई है तभी कोई ना कोई मर्ज पैदा हुआ। तो उसको डायग्नोज करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ये पता करें कि कौन से सिस्टम का मर्ज है, क्या है, और अलामात क्या हैं। क्योंकि अलामात सीधी तरीके से हमें जो है ले जाती हैं असबाब की तरफ। कोई भी अलामत मान लीजिए अगर जो होगी वो, अब जैसे मैं एक और परफॉर्मा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये परफॉर्मा जो है, ये क्वेश्चनायर जो है ये एक उसमें अमराज मफासिल में, तो ये बनाया हुआ है किसी के जरिए से, और किसी भी चीज में, हर सिस्टम में और हर उसमें आप बना सकते हैं। जैसे कि ये कोई स्लाइड सर नहीं ओपन हुई। ये इल्म स्लाइड हिफ्ज सेहत वाली ही स्लाइड अभी है। अभी वही है। अच्छा ओके, एक सेकेंड मैं देखता हूँ। तो इससे पुराना वाला भी नहीं आया होगा शायद। नहीं सर, उससे पुराना वाला भी नहीं आया था वो। जो क्वेश्चन आया था वो नहीं शेयर हो पाया। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। हाँ चलो चलो, मैं अभी दिखाता हूँ। ये अभी आया। जी सर, अब आया। हाँ तो ये इसको मैं बता रहा था कि अजनासे अशरा पर, ये अच्छा कि आपने बता दिया, मैं समझा कि वो दिख रहा है वहाँ पे। हम्म। अजनासे अशरा पर हम किस तरीके से वो कर सकते हैं, ये किताब में शामिल है। तो ये मलमस के लिहाज से ये पॉइंट्स हैं कि अगर टेम्परेचर है तो कितना है वो। जाहिर सी बात है कि पता है हमें कि 97.7 टू 98.7 तक नॉर्मल रहता है, तो उसमें कितना है और किस तरीके, नॉर्मल रेंज में कितना है। अगर नॉर्मल रेंज में थोड़ा सा कम है तो वो मिजाज की बरूदत की तरफ जाएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो हरारत की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये लहम और शहम, तो इसको BMI के जरिए, स्किन फोल्ड थिकनेस के जरिए से, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड के जरिए से, बॉडी फैट परसेंटेज एनालाइजर के जरिए से, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस के जरिए, तो ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में मौजूद हैं जिनसे हम एक्यूरेट पता कर सकते हैं कि लेवल ऑफ फैट बदन में क्या है। और बॉडी हेयर्स के इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें आज के ज़माने में देख सकते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ को हम नाप सकते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं इंस्ट्रूमेंट, बॉडी कलर है या दूसरी चीज़ें। तो इस तरीके से पूरा ये एक परफॉर्मा हो सकता है। लेकिन ये जो है ये एक तबई और नॉर्मल किसी के मिजाज के बारे में जानने के लिए मदद तो कर सकता है, लेकिन सुए मिजाज के बारे में, या कोई शख्स जो मर्ज लेके आया है और उस मर्ज में
जिस सिस्टम का मर्ज है वो मर्ज कौन से मिजाज में खराबी हुई है, उसमें क्या खराबी है, यानी कि मर्ज का जो मिजाज है वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए जो है हम एक ये परफॉर्मा है, ये शायद नजर आ रहा है। जी सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये जो है ये एक बनाया गया है मफासिल के जो औराम होते हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि पहले ही बताया गया कि जो मादा है वो यही चार अखलाक हैं, और इन्हीं के गैर तबई कैफियत और कमियत की वजह से कोई भी मर्ज होता है। तो जब कोई मरीज आया हमारे पास, मान लीजिए कि वो लेके आया हमारे पास आर्थराइटिस की कोई भी घुटनों में दर्द है साहब, तो आप जब मकाम माऊस को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले नजरी मुआयना जो होगा वो यही होगा कि उसका कलर कैसा है। और ये जहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ही साहब मुझे बहुत परेशानी है, चलने फिरने में मैं बैठ नहीं सकता और बैठ के खड़ा होने नहीं हो नहीं सकता, और बहुत ये चीज़ है। तो उसमें मकाम माऊस कैसा है, तो उसमें सिंपल सी है कि अगर कलर्ड है वो कहीं पे भी थोड़ा सा रेडिश या तो सुर्खी ज्यादा है तो वो जो मादा मर्द है वो दम भी होगा। और अगर ये रेडिश की नहीं है बल्कि येलोइश है, या उसमें रेडिश येलोइश दोनों मिले हुए हैं, तो भी जो है मतलब ये कि ये जो ए बी ये जो लेफ्ट में ये जो दोनों हैं, ये हरारत की वजह से और ये दोनों बरूदत की वजह से, है ना। तो ये एक कलर के, लेकिन चाहे नॉर्मल मिजाज की बात हो चाहे मर्ज के मिजाज की बात हो, किसी एक अलामत से आप फौरन मिजाज तक नहीं जा सकते। इसीलिए शेख का बड़ा काम है कि उन्होंने 10 चीजें बता दी कि एक से आपको मदद मिलेगी, दूसरी से आपको और मदद मिलेगी। लेकिन ये है कि हाँ, अगर आपका क्लिनिकल सेंस, अब जैसे ये कोई भी मान लीजिए घुटनों के आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस ऑफ नी लेकर के आया है और वो बता बता रहा है, बात कर रहा है आपसे, तो उसमें सिंपल आप उससे अगर एक क्वेश्चन पूछें कि सुबह में जब आप उठते हो तब उस वक्त दर्द ज्यादा होता है, और जब थोड़ा बहुत चल फिर लेते हो आप तो दर्द सही हो जाता है, या चलने फिरने के बाद या ज्यादा चलने से दर्द होता है, तो उसका जो जवाब होगा वो खुद आपको बता देगा कि ये वजह मफासिल हार है या बारिद। अगर वो बारिद है तो वो उसको सुबह में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, जब वो सुबह उठेगा तो उसको पैर जो है हिलाना मोड़ना चलना फिरना मुश्किल होगा। लेकिन जब थोड़ा बहुत चल फिर लेगा वो तो उसको आराम हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि चलने फिरने से वहाँ हरारत पैदा होगी, और जो बारिद मादा है वो उसमें थोड़ा सा वो इलाज भी जिद के तौर पे या तदबीर भी जिद हो जाएगी वहाँ पे, और उसको रिलीफ मिल जाएगा। और अगर हार है वो तो उसको ज्यादा चलने फिरने के वक्त में दर्द होगा, और फिर उसका ज्वाइंट जो है वो इतना पेन करेगा कि वो फिर चल नहीं पाएगा, बैठ जाएगा कि भैया अब इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकता। और जब वो रेस्ट करेगा बैठा रहेगा तो उसको थोड़ा सा दर्द में कमी हो जाएगी, सुकून मिल जाएगा, फिर उसके बाद वो चल सकता है थोड़ा बहुत। तो ये सीधी सी है कि ये हरारत की वजह से। इसी तरीके से पेन दूसरी अलामत है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, और फिर उसका वहां पर क्या क्या चीजें कि वहां छूने पे मकाम माउफ कैसा है, और जो अगर कोई सूजन है कोई वरम है तो वो वरम है कैसा, सख्त है या नरम है, टेंडर है। तो ये सब चीजें जो है वहां पे आपको मदद करेंगे कि किस तरीके से हम के एक मर्ज का मिजाज मालूम कर सकते हैं। और फिर उसका शख्स उस शख्स का मिजाज जो नॉर्मल होगा जो खिलकी होगा वो तो आप उसको देख के या अजनासे अशरा की जो चीजें हैं उससे उसके जरिए से भी मालूम कर सकते हैं। सिंपल एक चीज ये भी है कि अगर कोई शख्स आपके पास आके बैठा है और वो बात कर रहा है आपसे, तो उसके सिर्फ बात करने के अंदाज से आप उसके मिजाज की तरफ रहनुमाई ले सकते हैं। कि वो जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत तेज तेज बात करने की आदत होती है, बोले जाते हैं, बात करते रहते हैं, तो ये सीधी सीधी उसके हरारत की तरफ है। और बहुत से लोग होते हैं जो पूछने पे भी बहुत मुश्किल से बताते हैं, सोच के कि इसमें दर्द होता है, तो वो थोड़ी देर देखेंगे आपको फिर कहेंगे कि हाँ डॉक्टर साहब दर्द तो होता है, लेकिन वो जो है वो ऐसा ये तब। तो ये इस तरह की जो मतलब कंफ्यूजन में और उसमें, तो ये सीधे सीधे उसके बरूदत की तरफ है। जैसे किसी की अगर आपको बीनाई चेक करना हो कि जो उजवे बसर है आंख जो है उसका मिजाज कैसा है, तो सबसे पहले आप उसकी देखेंगे कि इसकी बीनाई कैसी है ना, कि वो जो एक पूरा आज के जमाने में जो बना हुआ है उसके जरिए से कि ये कहाँ तक का कितना साफ देख सकता है। अगर वो उसमें पास हो जाता है, उसके बाद आप देखिए कि उसकी आई मूवमेंट, बहुत से लोगों के बहुत तेज होते हैं आई मूवमेंट, इधर देखना है उधर देखना है, ब्लिंकिंग रेट,
तो ये सब चीजें सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही मर्ज में भी होता है कि मर्ज अगर कोई लेके आया है तो उसकी गौर से आपको अलामात सुननी है, फिर साइंस आपको लेनी है कि क्या क्या आपको मिल रहा है वहां पर, और फिर उन दोनों साइन सिम्टम्स को मिला करके आपको फिर अपनी क्लिनिकल सेंस से और अपनी जो आपने नॉलेज ली है यूनानी की, उससे फिर आपको असबाब तक जाना है ना। तो यही उसूल है कि हमें अलामात से असबाब की रहनुमाई मिलती है, असबाब तक हम जाते हैं, और फिर उन असबाब को फाइंड आउट करने के बाद फिर हम उसूल इलाज तय करते हैं। मान लीजिए अब जैसे कि कोई आपके पास आया वजौल मफासिल हार का पेशेंट, और हार का पेशेंट जब आया तो आपने उसे तय कर लिया कि भाई ये हार वजह मुफासिल हार का पेशेंट है, और इसमें भी ये थोड़ा सा सफरा ज्यादा लग रहा है। तो अब आपका उसूल इलाज क्या होगा? मुअद्दिल सफरा, है ना। और वहां पे मकामी तौर पे और उमूमी तौर पे उसको ठंडक पहुंचाने की तदाबीर, उसको मना करिए कि ज्यादा ना चलें जब तक कि सही ना हो जाए। और अगर कोई बारिश वाला है तो उसको आप थोड़ा सा टहलने के लिए और चलने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करवाने के लिए करवाइए कि जॉइंट पे ज्यादा जोर भी ना पड़े और उसमें हरारत भी पैदा होती रहे। तो जब हरारत पैदा होगी तो जो वहाँ वो बारिद मादा है वो कुछ धीरे 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 खुद ही तहलील होके और वो जाता रहेगा सब जो है बदन से अपने निकलने के लिए अपने वो तैयार नुज़ुश पाके, और तहलील हो जाएगा, या फिर तनकिया उसका तबीयत जो है कहीं ना कुछ तरीके से कर देगी। बहुत तबीयत के सैकड़ों हजारों काम ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलते, वो करती रहती है। कहीं भी कोई मादा ऐसा बना तो वो उसको निकाल देती है। कभी जो एकदम से महसूस किया होगा कि बिला वजह में कभी पेट खराब हो गया, लूज मोशंस हो गए, तो वो हो सकता है कि तबीयत का एक काम है कि कभी कुछ गैर कभी मादा आ गया या कुछ जहरीली चीज पहुंच गई तो तबीयत उसको सही कर देती है। हल्की फुल्की फूड पॉइजनिंग इसकी मिसाल है कि बिना दवा के ही तो तबीयत इस तरीके के काम करती रहती है। मगर ये है कि तबीब की जो हिजाकत और साइंस है वो यही है कि वो अलामात के जरिए से असबाब तक पहुंचे और फिर असबाब के जरिए से वो उसूल इलाज बना। तो उसने मुअद्दिल सफरा और वारिद तदाबीर और ये सब उसने बना लिया, उसके बाद फिर जो दवाएं हैं वो, तो इसमें मेन एक जो अच्छे तबीब का जो फर्ज है, जो मेहनत है, वो उसे ये करनी है कि हर हर मिजाज की और दवाएं वो याद कर ले, है ना। हर हर बल्कि मिजाज नहीं हर हर फेल की दवाएं याद करें, और उसमें भी फिर लेवल्स और मिजाज जो हैं उनके लिहाज से, जैसे कि आपने मान लीजिए कि मुंजज बलगम दवाएं, तो मुंजज बलगम दवाएं मिजाज के लिहाज से अलग अलग हैं कि सेकंड लेवल की या फर्स्ट दर्जे की, सेकंड दर्जे की, फिर थर्ड दर्जे की। तो उसकी जरूरत कब पड़ती है? जब तबीब अपनी हिदायत से पता करता है कि जो मादा है ये बलगमी है, पहले तो उसने पता कर लिया, फिर बलगमी कौन सा है, कि भाई बलगमी एक तो होता है कि जो नरम होता है, एक होता है जो सख्त होता है। तो सख्त अगर है तो उसमें फिर ज्यादा दर्जा सोम दर्जा दोम की नुजुज वाली के, क्योंकि नुजुज दवाएं जो होती हैं वो हमेशा हार होती, और मादा अगर बारिद है और सख्त बारिद है तो फिर उसमें क्या होगा कि ज्यादा हार दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए ये सारी चीजें सारी उसमें पता रहना चाहिए। अब जैसे मैं इसमें मिजाज की चीजें बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे आप क्या क्या मतलब एक डेढ़ घंटे दो घंटे या दो तीन लेक्चर में भी कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे हिफ्ज़ान सेहत के लिहाज से हमने ये काम कराया था, उसमें ये हेल्दी लाइफ स्टाइल शेड्यूल्स बनाए थे हर मिजाज के लिए अलग। तो हमारी पीजीडी मसलत उनका ये काम है, तो इसमें ये अलग अलग सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये जो है, मैं अभी इसको वापस से स्लाइड पे आता हूँ। ये तो ये जो है ये एक शेड्यूल बनाया था, तो इसमें सारी चीजें हमने रखी थी हेल्थी शेड्यूल के किस तरीके का। आप क्योंकि आज के जमाने में ये राइज हैं चीजें, तो हम अपनी यूनानी में जब जिसके यहाँ इतनी ज्यादा नॉलेज भरी पड़ी है, ये तो सिर्फ इधर उधर से लेके आते हैं। हमारे यहाँ तो सब रेफरेंस है ये कि किस तरीके की ग़िज़ाएं लेनी है, किस तरीके की क्या करना है, तो लंच लंच के बाद क्या, फिर ये पूरा एक शेड्यूल बनाया था कि जो हर मिजाज के लिए। तो क्योंकि अभी एकदम से बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते या उस पर डिस्कशन करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, तो एक इन शॉर्ट में कि ये बारिद रतब मिजाज कोल्ड एंड मॉइस्ट वालों के लिए, तो इनमें देखिए कि पूरी एक्सरसाइज इसमें क्या लिखा है, वगैरह इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज सजेस्टेड सच एज जॉगिंग और रनिंग। तो यहाँ पर देखिए कि रनिंग और जॉगिंग वो भी मतलब ज़्यादा, कम से कम 1 घंटे और हफ्ते में 5 बार।
तो यहाँ पर क्या हमारा मकसद है, यहाँ पर ये करने का हमारा मकसद ये है कि ये मिजाज कोल्ड एंड मॉइस्ट है, तो इनके अंदर मादा गैर तबई है जो कि बरूदत पैदा करता है, और मिजाज पहले से बारिद। तो इसमें हमें क्या करना है, दो काम करना है। एक तो हरकत बदनी इतनी बढ़ा देनी है कि जो मादा है वो उसके जरिए से तहलील होकर के निकलता रहे, और दूसरा चीज हमें जो मकसद है वो ये है कि बदन में हरारत पैदा करनी है। तो ये इस तरह की चीज जो है वो सजेस्ट की गई। अब इसी को अगर आप देखें कि एक्सरसाइज जो दूसरे मिजाज के होगा, ये जैसे आप देखिए कि सफरा या हॉट एंड ड्राई टेम्परामेंट, अब इसमें एक्सरसाइज अगर देखें हम तो ये क्या है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज एट द मॉडरेट इंटेंसिटी फॉर अबाउट 15 to 30 मिनट्स आर सजेस्टेड। मॉडरेट भी और टाइम भी कम हो गया। सच एज क्या करना है, बस इस तरीके से यहाँ घूमते फिरें, थोड़ी देर तेजी से हल्के फुल्की पुशअप ले लें, और ज्यादा जो एक्टिविटी है उससे बचें, है ना, स्टूडेंट्स फिजिकल एक्टिविटी से को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि इनके बदन में पहले से ड्राइनेस है या यबूसत है, और अगर ये इस तरह की चीजें करेंगे तो और यबूसत बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज, इनके बदन में पहले से हरारत है, और जो ये हरारत जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर ज्यादा है। तो अगर ये हरारत और ड्राइनेस और बढ़ गई तो इनके जो मेन जो अपने फ्लूइड है जो जरूरी है वो भी कम हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज, तो इसी तरीके से पूरा एक वो बनाया हुआ है, लेकिन बाद में फिर वही के, अब टाइम ज़्यादा है नहीं, 1 घंटा तकरीबन हो चुका। तो एक यहाँ पे ये इलाज का पता है हमें, और ये इलाज तदवीर का मतलब क्या है, असबाब तदूरिया में तसर्रुफ करना या उसमें हेर फेर करना, इधर से उधर करना। तो यहाँ पर जो बात मैं वहां पे कर रहा था वो ये है कि दवाएं जो हैं उनके जो अफ़ाल होते हैं वो 4 तरीके से होते हैं। अफ़ाल अव्वल, दोम, सो, और फिर बिलखासा। तो अफ़ाल अव्वल तो यही हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत अपनी कैफियत के जरिए से तो डायरेक्ट ये असर करती है अपनी कैफियत से। यानी कि कोई भी दवा हमने दी और वो दवा हार थी, तो वो बदन में जाने के बाद, हरारत गरीजिया से मुतासर होने के बाद बदन के अंदर हरारत पैदा करेगी, इतनी हरारत पैदा करेगी जो बदन की तबई हरारत से ज्यादा हो। तो इस डेफिनेशन के लिहाज से दवाएं बारिद वो दवा होगी जो बदन के अंदर हरारत गरीजा से मुतासर होकर के इतनी हरारत पैदा करे जो बदन की तबई हरारत से कम हो। ठीक है, तो इसे बारिद दवा कहेंगे, क्योंकि वो बदन की जो हरारत है उससे कम हरारत पैदा कर रही है, इसलिए उसे बारिद कहते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बरूदत एज सच कोई कैफियत मौजूद नहीं है, वो सिर्फ हरारत के कमी का एक लेवल है जिसे हम बरूदत कहते हैं। और ये किताबुल इब्न रुश्द की जो किताब है, किताबुल कुलियात, उसमें लिखा है साफ तौर पे ये चीज कि बारिद दवा का मतलब ये है कि जो बदन में दाखिल होने के बाद तबई हरारत से कम हरारत पैदा करे। तो एक इनका होता है तीसरा दर्जे का जो इनके हैं वो के आज़ा के लेवल पे होते हैं, जैसे मुकव्वी कल्ब। और तो ये सब दवाओं के जो ख्वास हैं, अफ़ाल हैं, वो सब जानना जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, दवाएं या ग़िज़ाएं ऐसे असर करती हैं जो कहीं कुछ, जैसे खजूर है तो खजूर के बारे में कहा जाता है कि जिगर में सुद्दे पैदा करती है, लेकिन फेफड़ों के या रिया के सुद्दों को खोलती है। तो ये उसके दोनों अपोजिट इफेक्ट हैं अलग अलग वजू के लिहाज से। अब ये है क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो दवाएं हैं या जो हम इस्तेमाल करते हैं मादा, जो दवाओं के तौर पे, चाहे वो जमादात हो, नबातात हो या हैवान, तीनों तरीके की हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उनकी अपनी एक जो जो यहाँ पे ये जिक्र हुआ है कि अफाल बिल खासा, तो ये एक खासियत होती है। अब जैसे मको और कासनी में ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आप उसका वो करें केमिकल एनालिसिस तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिगर के मिजाज से इन दोनों के जो मिजाज है उसमें आपस में एक लिंक है, एक रिलेशन है, क्या है ये नहीं पता लेकिन है। तो इसीलिए ये दोनों जिगर पे अलग तरह से, अब जैसे कि आबरेशम है, तो आबरेशम में ऐसा क्या चीज़ है कुछ जो कि दूसरी आप आबरेशम से ज़्यादा न्यूट्रिशन या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काजू बादाम और इन सब चीज़ों में जो बड़ी बड़ी नाम है उनमें है, लेकिन आबरेशम जितना फायदा कल्ब को पहुंचाती है वो ये चीज़ें नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि आबरेशम की जो एक अंदर एक अपनी जो सिफत है, तो वो खास तौर से कल्ब पे काम करती है, और इसी को कहा गया है कि सूरत नोइया से असर करती है या अफाल बिल खासा। तो ये चीज भी हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ के समझ के अफाल कौन से हमें लेना है, कैफियत से जो असर दवा करती है वो लेना है, या उसके जो सानवी या वो और सालसी जो असरात हैं वो लेना है, अब नुजुज देना है।
तो नुज़ुल जो है वो होता तो कैफियत सही है, लेकिन इसमें और भी सारी चीजें उसकी अपनी सूरत नोइया वगैरह भी शामिल होती है, जिससे कि वो असर करती है ना। जैसे नुज़ुल अदविया जो है वो उमूमन हार होती है और हरारत के जरिए से ही अमल करती हैं। हर हर मरीज के लिहाज से और मर्द के लिहाज से इन अद्विया का इंतखाब होता है सभी। अब मुंजिज बलगम तमाम लोगों को एक ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब मान लीजिए कोई बलगम का मरीज या बलगमी मर्ज लेकर के हमारे पास तीन मरीज आए, एक की उम्र 60 साल है, एक की उम्र 18 साल है, और एक फीमेल है 40 ईयर की, तो उन 40 साल की एक औरत है। तो ये इन तीनों में मुंजजे बलगम सेम आप नहीं दे सकते, क्योंकि जो बुजुर्ग है उसमें मुंजजे बलगम आपको ज्यादा हार दर्जे की देना पड़ेंगी, क्योंकि उसका जो मिजाज है उसकी उम्र के लिहाज से उसके अंदर बरूदत ज्यादा है। मादा भी उसके अंदर जो गैर तबई है वो बलगमी है और खाम है, और वो उसके आज़ा में इकट्ठा है। तो वो किसी भी उजू का बलगमी मर्ज हो तो उसे ज्यादा हार दवाएं देनी पड़ेंगी, लेकिन 18 साल के लड़के को आप उतनी हार दवाएं नहीं दे सकते, क्योंकि वो फिर उसके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। या 18 साल के लड़के को आप जितनी कम दर्जे की, दूसरे और अव्वल दर्जे की हार मुंजित दवाएं देंगे उसका काम हो जाएगा, लेकिन वही दवाएं अगर आप उठा के बुजुर्ग को दे देंगे फायदा ही नहीं होगा, ना नुजुज होगा ना तनकिया। तो फिर अब ये सवाल आया कि साहब दवाएं यार, ये नुस्खा वहां पे राजी ने लिखा था, ये तो यहाँ काम ही नहीं कर रहा। अब राजी ने किसके लिए लिखा था, किस मर्ज में लिखा था, कौन शख्स था, ये थोड़ी राजी ने वहां पे बताया है। वहां पे तो उन्होंने नुस्खे लिख दिए। तो ये अपनी हिदाकत है हमारी कि इसमें कौन सी दवाएं हैं, कितनी दवाएं हैं, किस मिजाज की हैं। ये जो सामने मरीज है इसका अपना इसकी उम्र क्या है, उम्र के लिहाज से इसका मिजाज क्या है, या जनरल। अब मान लीजिए कोई बहुत ही लहीम शहीम आदमी आ गया, उसकी उम्र भी 50 साल है, उसका वेट है 140, तो अब जाहिर सी बात है कि उसके लिए तदाबीर और गिजाएं और दवाएं सब बदल जाएंगी, बजाय इसके कि एक 20 साल का लड़का आ गया जिसका वेट है 40 किलो। तो ये सब चीजों पे, और इसी को हिजाकत कहा जाता है कि तबीब की हिजाकत पे डिपेंड है ना। तो ये सब चीजें जहन में रखकर ही जो है वो इलाज करेंगे तो इससे हमें फायदा होगा। तो मिजाज इन सब चीजों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यही एक छोटा सा एक चीज थी जो आज पता नहीं कितने आप लोगों के काम आ सकता है ये, लेकिन मैं इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सभी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका। ठीक है भाई शाहिद। जी सर, जजाक